बढ़ता जा रहा है। फिर वही चेहरे केरला स्टोरी को भी जो बोल रहे हैं कि ये कुछ लोग चाहते हैं कि सच्चाई बाहर ना आए। केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। केरला स्टोरी मूवी जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी इसको बहुत ज्यादा चर्चाओं में मूवी बहुत ज्यादा सुर्खियों में चल रही है। इस मूवी में दिखाए गए सीन इसको लेकर बहुत लोग भड़के भी हुए हैं, क्योंकि इस मूवी में दिखाए गए जो सीन है और एग्जैक्ट डाटा है वो गलत है, रियल स्टोरी नहीं दिखाया गया है। इस मूवी में जो दिखाया गया है वो किसी का रियल स्टोरी नहीं। आज हम बात करेंगे इस मूवी के रियल स्टोरी के बारे में, ना ही कि फिल्म के बारे में। तो देखिए, केरला के अंदर जो पॉपुलेशन है उसमें 54% हिंदू है और 26% मुस्लिम है और 18% क्रिश्चियन है। ये डाटा 2011 के अनुसार लिया गया है। तो देखिए, केरला में क्या है कि केरला के अंदर इतने सारे इलेक्शन हुए हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक वहाँ पर सरकार कभी नहीं बना पाई। और वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस और सीपीआई जो है हमेशा उनका अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है और हमेशा अपना सरकार बनाते हुए आई है। जब पूरे देश में बीजेपी का लहर चल रहा था उस समय भी 2019 में 20 में से 19 सीटें कांग्रेस के अलायंस ने जीते थे। केरला के अंदर जो मुस्लिम और क्रिश्चियन है वो हमेशा यूनिटी के साथ रहते हैं और केरला का लिटरेसी रेट जो है 96.2% है, जिससे वहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे और समझदार हैं। कुछ समय बाद धीरे धीरे केरला के अंदर जो क्रिश्चियन थे वो फाइनेंशियल थोड़ा वीक होने लगे और वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम थे मिडिल ईस्ट से कमाकर फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग होने लगे, जिससे उन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस आने लगा। 2010 में एक PFI मेंबर ने क्रिश्चियन टीचर TJ जोसेफ का हाथ काट दिया, जिसको लेकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ। और कुछ दिनों के बाद 2021 में एक पुलिस चीफ TP सेन को मार दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो केरला के अंदर जो मुस्लिम बर्थ रेशियो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मतलब था कि जो केरला के अंदर हिंदू 55% है और मुस्लिम 28% है और क्रिश्चियन 18% है, तो आने वाले समय में मुस्लिम जो है सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। इस स्टेटमेंट को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ, जिसको लेकर इन सब को देखते हुए केरला के अंदर हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच डिफरेंसेस आने लगे। इसी टाइम पर जो कन्वर्जन का टॉपिक चल रहा था उसके बीच बीजेपी का एंट्री होता है। बेसिकली बीजेपी जो है कन्वर्जन के टॉपिक को लेकर हमेशा वोकल और एक्टिव रहती है और यहाँ पर ऐसा पॉलिटिक्स हमेशा चलता रहता है। जो केरला स्टोरी मूवी है उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है और कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है, क्योंकि इस समय पर कर्नाटका के अंदर इलेक्शन हो रहा था और उनका कहना था कि ये सब करने से हमें इलेक्शन में वोट बैंक का फायदा होता है, इसलिए ये मूवी और ज्यादा हाईलाइट में हो जाती है। ये सब को देखते हुए कम्युनिटी के बीच डिफरेंसेस आने लगती है और इसी समय पर जो केरला कांग्रेस क्रिश्चियन पार्टी थी वो केरला कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ अपना अलायंस बना लेती है। केरला के पॉलिटिक्स में हमेशा लव जिहाद, नारकोटिक जिहाद, कन्वर्जन, रिलीजन और घर वापसी ये सब चलता रहता है। जिस दिन केरला स्टोरी मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ उस दिन केरला हाईकोर्ट के अंदर बहुत सारे ग्रुपों ने बैन करने के लिए इसे मांग रखी, यानी कि पिटीशन भी डाले, लेकिन केरला हाईकोर्ट ने इसे मना कर दिया। ये एक केरला स्टोरी मूवी एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है, लेकिन जिस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया है और 32,000 का नंबर बताया गया वो बहुत ही गलत है। जब फिल्म के डायरेक्टर से पूछा गया है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला ओमन चांडी ने केरला असेंबली में एक रिपोर्ट मेंशन किया था जिसमें 2800 से 3200 लड़कियां कन्वर्ट हुई थी। इसके आधार पर मैंने 10 साल का जोड़कर हमने बता दिया है, लेकिन इस तरह से जोड़िएगा अभी तक पर भी गलत नंबर है, क्योंकि ये डाटा जो था वो 2006 से 2011 के बीच का था। देखिए, जो कन्वर्जन टॉपिक है वो लगभग 20 से 25 साल पुराना मुद्दा है और एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ने इसे हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया है। उनका कहना है कि इस सब करने से हमें इलेक्शन के समय फायदा होता है। अब ये जानते हैं कि पूरे इंडिया में केरला को ही क्यों टारगेट किया गया। तो देखिए, जो केरला का रिलेशन है वो मिडिल ईस्ट से बहुत अच्छा और पुराने रहा है। 3000 BC में जो अरब ट्रेडर थे वो केरला के थ्रू ही इंडिया में प्रवेश करते थे। जो केरला के अंदर हर तीसरा घर से एक आदमी गल्फ कंट्री में काम करता है, जिससे गल्फ कंट्री और केरला का रिलेशन अदर कंट्री के अलावा बहुत अच्छा रहा है। 2014 CDS सर्वे के अनुसार सिर्फ मिडिल ईस्ट से वहाँ के वर्कर ने गल्फ कंट्री से 71,000 रुपए करोड़ कमाए थे। 2016 में केरला माइग्रेशन सर्वे के अनुसार 2.2 मिलियन लोग केरला से बाहर गए थे कमाने के लिए, जिसमें से 90% लोग गल्फ कंट्री में गए थे। अब ये जानते हैं कि ये सब स्टार्ट कैसे। ISIS एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव है एक नई कंट्री बनाना जिसमें सीरिया का फॉलो होगा। इनका कहना है कि जिस देश में सीरिया का फॉलो नहीं होता है वो देश के लोग कायर होते हैं, और ये कहते हैं कि जिस देश में सीरिया नहीं फॉलो होता है
वो देश के लोग यहाँ पर आएंगे और सीरिया को फॉलो करेंगे। ये सब इन्होंने इंडिया में भी ट्राई किया। 2014 में केरला से 46 नर्स जो थी इराक के अंदर में फंस गए थे, जिसे इन्होंने बंदी बना लिया था, लेकिन उन्होंने 3 दिन तक सरवाइव कर वापस लौटी थी। 2006 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया था, जिसका काम था इंडिया के अंदर लोगों को कन्वर्जन कराना और उन्हें दूसरे देशों में जाने के लिए जो सारा डॉक्यूमेंट वगैरह है वो प्रोवाइड कराना। 2006 में PFI बनता है और अगले 3 साल तक ये लोग लगातार कंटिन्यूसली ट्राई करते हैं लोगों को आईसिस की ओर कन्वर्ट करने का। ये सब चल रहा था। इसी बीच केरला के कैथोलिक बिशप काउंसिल ने भी PFI वाले के ऊपर एलिगेशन लगाया क्रिश्चियन लोगों को कन्वर्ट कराने का। 2009 में पहला PFI के ऊपर कोर्ट में केस दर्ज कराया गया। ये लोग जो थे वो यंग जनरेशन को टारगेट करते। 2009 में कॉलेज में 2 लड़के पढ़ाई कर रहे थे, जिसका नाम पहले का शहनशाह जिसका उम्र 23 साल और दूसरे का नाम सिराजुद्दीन जिसका उम्र 27 साल, और उसी कॉलेज में 2 और लड़कियां पढ़ाई कर रहे थे जिसका कोर्ट ने ऑफिशियली नेम जो है मेंशन नहीं किया है, लेकिन कोर्ट के अंदर उन्हें हिंदू गर्ल और क्रिश्चियन गर्ल के नाम से बुलाया जाता था। जो हिंदू गर्ल थी वो कॉलेज के अंदर MBA की पढ़ाई कर रही थी और उसी कॉलेज में उसका सीनियर जो था वो शहनशाह था। कॉलेज के अंदर जो शहनशाह और जो हिंदू गर्ल थी वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और जब रिलेशनशिप में आते हैं तो जो शहनशाह था वो इस लड़की को हिंदू धर्म की कमियां बताने लगता है और इन्फ्लुएंस करता है कि वो कन्वर्जन करा ले। एक दिन अपने घर ले जाता है इस लड़की को और अपने माँ से मिलाता है, तो उसकी माँ जो थी शहनशाह की वो भी कहती है कि तुम कन्वर्जन करा लो। एक दिन एक लड़का इसके पास एक शर्त रखता है, अगर तुम्हें हमारे साथ शादी करना है तो तुमको कन्वर्जन कराना पड़ेगा, नहीं तो इस रिलेशनशिप को यहीं पर एंड करना पड़ेगा। इसी बीच जो इस शहनशाह था वो PFI के मेंबर से भी इस लड़की का मीटिंग वगैरह मिलवाना वगैरह करवाता था। ये PFI के वुमन विंग जो थी उसके जुड़वा देता है इस लड़की को, और वहीं दूसरी तरफ जो क्रिश्चियन गर्ल थी उसको भी कहा जाता है कन्वर्जन कराने के लिए, लेकिन इन्हें कभी भी फोर्स नहीं किया जाता था। अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया जाता है कन्वर्जन कराने के लिए कन्विंस हो जाती है और इन्हें कहा जाता है कि तुम यूनानी में रहो। कुछ दिनों के बाद 18/7/2009 को ये दोनों लड़कियां सुबह 3 बजे के करीब अपना घर छोड़कर आ जाती है और इन्हें एर्नाकुलम के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाकर ले जाया जाता है। और ले जाने के दौरान उसी गाड़ी में अली और निशात PFI के 2 मेंबर थे, जिनके द्वारा रास्ते भर में आईसिस का वीडियो चलाया जाता है और रास्ते भर दिखाया जाता है। और वहां पहुंचने के बाद जो PFI के वुमन विंग के मेंबर थी वो इन लड़कियों को कहती है कि तुम अपने घर फोन कर कह दो कि हमने अपना कन्वर्जन करा लिया। कुछ समय बाद इन लड़कियों को पता चलता है कि इनका प्लान 2 प्यार करने वालों को मिलाने का नहीं, बल्कि इनका प्लान था इस लड़कियों को बेंगलुरु में ले जाकर किसी और से शादी करा देना। ये सब सुनने के बाद लड़कियां घबरा जाती हैं, तो PFI मेंबर जब ये सब देखते हैं तो वो इस लड़कियों को शादी करा देते हैं जिससे ये प्यार करते थे। कुछ दिनों के बाद जो ये घर वाले लड़कियों के थे कोर्ट में जाकर केस कर देते हैं, जिससे जो ये शहनशाह और इसके जो PFI मेंबर साथी थे वो इन्हें पकड़ लिया जाता है। इसके अगले साल 4 जून 2010 को केरला को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। केरला के अंदर न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टीजे जोसेफ ने बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर बनाया मार्च 2010 को, जिसमें प्रोफेट मोहम्मद को इंसल्ट किया गया। ये सब देखने के बाद वो सब बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है, जिससे PFI मेंबर ने प्लान बनाकर प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काट देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद केरला के अंदर बहुत बड़ा बवाल होता है और इसके बाद PFI का नाम भी मीडिया में बहुत जोरों शोरों से चलने लगता है। और इसको देखने के बाद वहाँ के जो पुलिस फोर्स थी वो PFI के मेंबर को पकड़ लेती है और वहाँ से उनको बारूद, बम, बंदूक, बहुत सारी चीज मिलती है और कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिसमें 72 बैंक अकाउंट मिलता है जिसका लिंक आईसिस से मिलता है और यहाँ से आईसिस का पता चलता है। NIA के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें जो डॉक्यूमेंट मिला था उसमें इन लोगों का प्लान ये था कि ये लोग 2047 तक इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। उस समय के चीफ मिनिस्टर BS अच्युतानंदन उसी महीने में एक इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू के दौरान बताई कि जो PFI है वो यंग लड़के और लड़कियों को लालच देकर कन्वर्जन कर रहा है और इनका प्लानिंग है अगले 20 साल के अंदर ये केरला को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। इसके बाद आता है साल 2016। यहाँ से मेन स्टोरी शुरू होती है। इस समय जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आईसिस एक्टिविटी होती है और जो इस मूवी में 4 लड़कियां दिखाई गई हैं। इस मूवी में क्या किया गया है कि इन लड़कियों के साथ जो अलग अलग समय पर अलग अलग इंसिडेंट है वो सब दिखाया गया है और कुछ फिक्शनल इंसिडेंट भी दिखाया गया है। बड़ा चढ़ा कर भी बहुत ज्यादा दिखाया गया है। इस मूवी में जो मेन रियल
लीड रोल प्ले किया है अदा शर्मा ने। अगर मेन स्टोरी की बात की जाए तो जो फातिमा ईसा की स्टोरी है उससे कुछ हद तक मिलती है, लेकिन फुल स्टोरी उसका भी नहीं दिखाया गया है। आईसिस एक ग्लोबल मुद्दा है, इसको लेकर पूरी दुनिया परेशान है और हर जगह के लोगों ने इसके ऊपर मूवी बनाया है, जैसे कि कैलिफेट, द स्टेट, हेल ऑन अर्थ, आईसिस। ये सारी मूवी इसी मुद्दे के आसपास है और इसी मुद्दे पर आधारित है। इसको लेकर ना ही किसी देश ने इसे बैन किया और ना ही कोई बवाल खड़ा हुआ, लेकिन जो केरला स्टोरी मूवी रिलीज जब से उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है तब के लोगों के बीच कई जगह पर झगड़ा भी हो चुका है और इसको कई देशों ने बैन कर। जो केरला स्टोरी मूवी है उसमें 3 चीजों को मिक्स करके दिखाया गया है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया से जाकर आईसिस ज्वाइन करना, कन्वर्जन और फोर्स कन्वर्जन। जो इंडिया से जाकर आईसिस ज्वाइन करना, इसका डाटा तो ऑफिशियली पता किया जा सकता है, लेकिन जो कन्वर्जन और फोर्स कन्वर्जन है वो तो नहीं पता किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कहना है कि एक एडल्ट लड़का या लड़की अपने मनपसंद के धर्म में जा सकता है, जिसको लेकर फोर्स कन्वर्जन और कन्वर्जन नहीं पता किया जा सकता है। रियल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक इंडियन आर्मी की बेटी जिसका नाम अखिला था, वो पीएफआई मेंबर के संपर्क में आती है और अपना कन्वर्जन कराकर एक सफीन जान नाम के लड़के से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद इसका नाम चेंज कर हादिया रख दिया जाता है। हादिया के माँ बाप कुछ दिन बाद कोर्ट में केस करते हैं कि इस लड़की को अपने मन से कन्वर्जन नहीं कराया गया, इसे फोर्स किया गया है। इसी समय पीएफआई जो होती है वो हादिया के संपर्क में आती है और एक बहुत बड़े इंडिया के लॉयर हैं कपिल सिब्बल, जिसे ये लोग 1 करोड़ रुपए देकर पीएफआई का केस लड़वाते हैं और कोर्ट का कहना यह था कि एक एडल्ट लड़की अपने मनपसंद के धर्म में जा सकती है। इसी कारण से जो पीएफआई था ये केस जीत जाती है। देखिए, अगर एक हिंदू कन्वर्ट होकर आईसिस ज्वाइन करे या एक मुस्लिम आईसिस ज्वाइन करे, इंडिया को दोनों से बराबर का खतरा है। तो देखिए, एनआईए के चार्जशीट में बहुत सारे नाम है, लेकिन इन चारों लड़कियों का ही ज्यादातर जिक्र क्यों किया जाता है? देखिए, ये चारों लड़कियां अभी भी करंट में अफगानिस्तान में है, इनको अभी भी इंडिया लाने की बात चल रही है। रियल स्टोरी में जो 4 लड़कियां पाकिस्तान में गई थी उनका नाम सोनिया सबेसियन उर्फ आयशा, निमिषा संपत उर्फ फातिमा और मैरिन जैकब उर्फ मरियम और रफेला था। 2016 में जब इंडिया से 60 लोग अफगानिस्तान में गए थे, उनमें से ये 4 लड़कियां भी थी। अब ये जानते हैं कि ये लोग वहां तक कैसे पहुंचे। केरला में एक जगह है जिसका नाम कासरगढ़ है, वहाँ एक क्रिश्चियन लड़की रहती थी जिसका नाम सोनिया सबेसियन था। वो एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। इसी बीच एक पीएफआई मेंबर अब्दुल्ला अब्दुल राशिद से मिलती है, जो एक कंप्यूटर इंजीनियर था, सर्टिफाइड एथिकल हैकर भी था और ये आईसिस से भी जुड़ा हुआ था। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और अब्दुल्ला यहाँ पर एक डिमांड रखता है कि अगर शादी करनी है तो तुम्हें कन्वर्जन कराना पड़ेगा। शुरू में तो सोनिया मना कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद एक कन्वर्ट होकर शादी कर लेती है और इसके बाद इसका नाम आयशा रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट था। अब्दुल्ला जो था पहले से ही शादीशुदा था। सोनिया जब सुनती है तो उसे शुरू में तो कुछ दिक्कत होता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो समझ जाती है और यहाँ से पता चल जाता है कि अब्दुल्ला की 2 पत्नी है और आराम से रहने लगती है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होता है। अब्दुल्ला और पीएफआई मेंबर सोनिया के बैंक अकाउंट में बाहर से पैसे भेजा करते थे। इस पैसे से ये लोग इंडिया से बाहर जाने वाले इराक, सीरिया और अफगानिस्तान जाने वाले लोगों के लिए वीजा, पासपोर्ट वगैरह सब प्रोवाइड किया जाता था। 2016 से 2018 में जो 60 लोग इंडिया से अफगानिस्तान गए थे उसमें सोनिया का बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ था, इसीलिए सोनिया के ऊपर डेडपूल का नोटिस जारी किया गया था। पहली बार एनआईए को तब पता चलता है जब ये लोग इस ईमेल आईडी से पर्टिकुलर बात करते हैं। इधर अब्दुल्ला, सोनिया और यास्मीन अफगानिस्तान जाने के लिए रेडी हो रहे थे और उसी दूसरी तरफ 60 लोगों को भी रेडी किया जा रहा था अफगानिस्तान ले जाने के लिए। इसी वह पर्टिकुलर टाइम था जब निमिषा यानी कि फातिमा को भी अपने साथ जोड़ ले लेते हैं अफगानिस्तान ले जाने के लिए। जो केरला स्टोरी मूवी में लीड एक्ट्रेस ने रोल प्ले किया है, उसी स्टोरी में निमिषा संपत के लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ था वही स्टोरी प्ले किया गया है। निमिषा कासरगढ़ में रहती थी, वहाँ के सेंचुरी कॉलेज से डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही थी। निमिषा के ही फ्रेंड थी मैरिन जैकब। इन दोनों फ्रेंडों को 2 लड़के मिलते हैं जिनका नाम बेक्सेन एंड बेस्टिन था। ये दोनों क्रिश्चियन हुआ करते थे, लेकिन राशिद के ग्रुप ने इन्हें पहले से ही कन्वर्ट करा चुका था, जिसके कन्वर्जन के बाद इनका नाम बेक्सेन का नाम ईसा रख दिया जाता है और दूसरे का नाम याहिया रख दिया जाता है। ये दोनों मिलके निमिषा और मैरिन के साथ रिलेशन में आ जाते हैं और आने के बाद फिर कन्वर्जन कराकर शादी कर लेते हैं। कन्वर्जन कराने के बाद निमिषा का नाम फातिमा ईसा रख दिया जाता है और मैरिन का नाम मारियाम रख दिया जाता है।
ये 4 लड़कियां थीं जो अफगानिस्तान में गई थी। सोनिया उर्फ फातिमा ईसा, निमिषा उर्फ आयशा, मैरिन उर्फ मरियम और रफेला। ये चारों लड़कियां कन्वर्ट होने के लिए अफगानिस्तान जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन अब्दुल्ला राशिद को और लोगों को भी अपने साथ जोड़ना था, तब ये लोग और लोगों को ट्राई करते हैं अपने साथ कन्वर्ट होकर जुड़ने का। 2016 में जो 60 लोगों का ग्रुप इंडिया से अफगानिस्तान गया था, उनमें से उनको ले जाने वाले 5 लोग मास्टरमाइंड इंडिया से थे। अब्दुल्ला हाशिद, सिहान कालकोटिया, मौलाना हनीफा, रिजवान खान। आगे चल के 2 लोगों की मौत हो जाती है, अब्दुल्ला और सिहास की, अफगानिस्तान अटैक में। और जो बाकी के 3 बचे अभी भी इंडिया के जेल में सजा काट रहे हैं। ये लोग एक दूसरे से डार्क वेब और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कनेक्ट करते थे। ये लोग मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते थे जिसका नाम इस्लाम Q&A था। उस ग्रुप से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर, जो कि इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उन्हें टेलीग्राम चैनल में जोड़ते थे, जो कि दुबई के नंबर से चलता था। इसी ईमेल एड्रेस से लोगों को कम्युनिकेट करते थे। ये केवल इंडिया में नहीं बल्कि नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे कंट्री के टच में थे। यहाँ से ये लोग प्लान करते हैं ऑस्ट्रेलिया जाने को। वहाँ जाने के बाद वहाँ से कुछ अथॉरिटी को पता चलता है, तो वहाँ से भाग कर फिर इंडिया वापस लौटते हैं। इंडिया वापस लौटने के बाद जो 60 लोग अफगानिस्तान जाने वाले थे, उनमें से 26 मेल, 13 फीमेल और 21 बच्चे थे। इनको 2 पार्ट में भेजा जाता है अफगानिस्तान। एक ग्रुप 2016 में और दूसरा ग्रुप 2018 में। ये लोग दुबई के रास्ते से अफगानिस्तान जाते हैं। ये लोग 7 अलग अलग फ्लाइट पकड़ के जाते हैं। ये रहा फ्लाइट का डिफरेंट फ्लाइट नंबर एंड डेट। जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं, इधर सोनिया, निमिषा और मैरिन के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन पहुंच के बताते हैं कि हमारे बच्चे 1 महीने से गायब है। पुलिस जब चेक करती है तो उन्हें एक पैटर्न देखती है कि सेम एरिया से सेम समय पर काफी लोग गायब हैं। इसके बाद अलग से एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई जाती है। जब ये लोग चेक करते हैं तो इन्हें यास्मीन के बारे में पता चलता है, जो कि एक दिल्ली के जामिया नगर में रहती थी। यहीं से सारे लिंक मिलते हैं। 30 जून 2016 को ये लोग यास्मीन को दिल्ली के एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उठा लेते हैं। इसी कारण यास्मीन अफगानिस्तान नहीं पहुंच पाती है। 2017 के स्टार्टिंग में यूएसए अपना सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके ये जो 60 लोग आईसिस जाने गए थे, उनके वो एक कैंपस में रह रहे थे। ये लोग अफगानिस्तान के अंदर इधर उधर भागे फिर रहे थे। 60 लोगों में से 5 लोग मिसिंग है। 10 फीमेल और 21 बच्चे अफगानिस्तान फोर्स के सामने सरेंडर कर देते हैं। इसी 10 औरतों में से ये 4 औरतें जो पकड़ी गई, इंडिया ने इन्हें डिसीजन लिया कि इन्हें वापस नहीं लेंगे। अभी करंट के समय में ये लोग अफगानिस्तान में ही हैं।